1 जनवरी 2003 के बाद सबका नाम जितने कट लोगों के वोट रजिस्टर हुए थे, अब वो इफेक्टिवली नाम कट गए हैं। ये लिखा है कि जिनके 1 जनवरी 2003 से पहले नाम रजिस्टर हुए थे, उनके लिए सिटीजनशिप की प्रिजम्पशन है। वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो सिटीजन हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि उसके बाद के जो हैं, उनको प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा कि वो सिटीजन है, उनको साबित करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान बिहार में जिसका 2003 के बाद रजिस्टर हुआ था, वो कोर्ट में जाके कहे कि जी इन्होंने मेरा नाम काट दिया और नाम काटने वाला प्रोसेस फॉलो नहीं किया, तो ये क्या करेगी कोर्ट? हम्म। अब वो चैलेंज कर सकता है वोटर कोर्ट में जाकर कि ये तो प्रोसेस बिल्कुल ही कर नहीं सकता थी। है। यूट्यूब डिस्कशन में और चैनल डिस्कशन में जाके नहीं होता है, पब्लिक ओपिनियन सड़क पे जाके होता है। पॉलिटिकल पार्टियों को इस चीज को लेके जनता को जागरूक करना चाहिए। वो तो नहीं करेंगे। वो जाएंगे इलेक्शन कमीशन से मिलने और वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इलेक्शन कमीशन के बाहर निकल के कि हमने ये कह दिया इलेक्शन कमीशन को। वो कह दिया, बात खत्म हो गई। तो अगर वो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को कोई पब्लिक देख नहीं सकती, तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ हुई? ये तो इसको पढ़कर मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड की याद आ गई कि वी विल मेक इलेक्टोरल फंडिंग ट्रांसपेरेंट। However, the bonds will be in the nature of bearer bonds. The identity of the donor will be anonymous. Right. तो अनोनिमिटी और ट्रांसपेरेंसी का एक ही मतलब है। और हमने अपलोड कर दिए हैं, लेकिन आप देख नहीं सकते, लेकिन ट्रांसपेरेंसी। हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, थैंक यू। आज मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर जगदीप चोकर, जो कि फाउंडिंग मेंबर हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये वही संस्थान है जिन्होंने कई सारे पिटिशंस इलेक्शन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में लगाए। उनमें से एक इंक्लूड करता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिस पर आप सभी को पता है कितना फेवरेबल जजमेंट आया था, जिसके बाद ये स्कीम स्ट्रक डाउन हो गई थी। तो थैंक यू सो मच मिस्टर चोकर आज फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। आज हम बात करेंगे बिहार इलेक्शन के से रिलेटेड, जिस पर इलेक्शन कमीशन एक स्पेशल ड्राइव चला रही है और जिसको वो स्पेशल इंटेंसिव प्रिविजन कह रहे हैं इलेक्टोरल लिस्ट के ऊपर। तो सर, इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पे जो लोग बिहार के रेसिडेंट हैं उनके लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाएगा, क्योंकि उनसे पूछा जाएगा पहली बात कि उनकी नागरिकता से रिलेटेड कि वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं। और ये जो ऑपोजिशन भी कह रही है, ये तो एनआरसी का रूप ले चुका है कि उन्हें अब अपना सिटीजनशिप प्रूव करना होगा टू वोट। सर, इस पर आप पहले अपनी राय दीजिए कि आपका क्या कहना है। कि राय इसकी कोई दो सेंटेंसेस में तो दी नहीं जा सकती है, बड़ा लंबा मामला है। लेकिन ये जो आपने कहा कि ये एनआरसी का रूप लेने जा रहा है या ले सकता है, और इसमें नागरिकता पे सवाल उठ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है कि इस पे नागरिकता पे सवाल उठ रहा है। ये भी सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 या कुछ है, 326, 324, 325 जो भी है, उसमें लिखा है कि देश में वोट वही दे सकता है जो नागरिक है। लेकिन सवाल यह है कि नागरिकता को आप एस्टेब्लिश कैसे करेंगे? अब तक इलेक्शन कमीशन नागरिकता को एस्टेब्लिश करता आया है, जो उनका मतदाता को रजिस्टर करने का फॉर्म है, फॉर्म 6। उसमें लिखा हुआ है, यू गिव एन अंडरटेकिंग दैट आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया रिजाइडिंग एट सो सो एड्रेस, दैट इज एक्सेप्टेबल। ये मैं समझता हूँ पिछले 70 साल से जब से इलेक्शन कमीशन बनाना है चल रहा है। ये ऑल ऑफ सडन बदल दिया, और बदल दिया इस फॉर्म में कि ना सिर्फ आप अपना जन्म तिथि और जन्म स्थान का कागज दिखाइए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। और दो कैटेगरीज तो ऐसे हैं जिसमें अपने माँ या बाप का भी जन्म स्थान और जन्म तिथि बताइए, उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दीजिए। तो ये 3 महीने में, 3 महीने भी बड़ा, ये कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ठीक से कैलकुलेट करो तो 15 दिन ही बनते हैं।
क्योंकि बाद में कुछ और प्रोसेस शुरू होने हैं। तो ये 3 महीने में तो इसके होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और बिहार में से मैं समझता हूँ आधे से ज्यादा लोग तो माइग्रेंट हैं, जो बाहर दूसरे शहरों में रहते हैं, मजदूरी करते हैं। अब कोई आदमी या कोई औरत बिहार से बम्बई या मद्रास गए हुए हैं, वहां वो कंस्ट्रक्शन साइट पे नौकरी कर रहे हैं, वो इसको कैसे करेंगे? जो प्रोसेस बताया गया वो ये है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ERO, एक प्री प्रिंटेड, वो क्या फॉर्म है, एनरोलमेंट नहीं, एन्यूमरेशन क्या, फॉर्म। एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन फॉर्म, जो पहले से उसने प्रिंट आउट निकाला होगा ERO ने, वो उस प्रिंट आउट को लेके वोटर के घर जाएगा और वोटर को देगा और कहेगा कि जी आप इसको भर के मुझे दीजिए वापस, मैं थोड़े दिन बाद फिर आऊंगा। फिर वो 2 4 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद वो फिर जाएगा और फिर उससे वो लेगा। तो दो हाउस टू हाउस सर्वे हो गए इसमें, एक देना एक लेना। अच्छा, जो आदमी घर पे नहीं मिलेगा उसका क्या होगा? उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अपने हिसाब से बड़ा बढ़िया प्रावधान किया है कि आप, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है ECI नेट, वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए। अब जो इंसान बंबई में कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी कर रहा है, वो इसको कैसे डाउनलोड करेगा? उसके घर में भी फॉर्म नहीं पहुंचेगा क्योंकि घर पे है ही नहीं। कुछ पूरी की पूरी फैमिली माइग्रेट करती हैं। राजस्थान में है खेत मजदूर, जहां मैं जानता हूं पंजाब में जाते हैं लोग खेती करने बिहार से, तो कोई घर पे है ही नहीं। और वो वहां खेत में मजदूरी कर रहे हैं और उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि वो डाउनलोड करेंगे और फिर उसको भर के अपलोड भी करेंगे। ये कौन सी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं? बिहार में ही देख लीजिए, जो माइग्रेंट को छोड़ दीजिए, बिहार के गांव में कुछ साल पहले हमारा एक ड्राइवर था, वो बिहार छुट्टी जाता था तो फोन नहीं उठाता था। तो हमने पूछा यार फोन क्यों नहीं उठाया? कहता जी वो फोन चार्ज नहीं होता, बिजली नहीं आती। तो ऐसी जगह में बिहार के गांवों में भी अगर कोई आदमी अपने घर पे ना मिले किसी वजह से, कोई हर आदमी अपने घर पे तो नहीं बैठा रहता, रिटायर्ड जैसे मैं वो घर पे बैठा रहता हूँ, कि भाई जो आदमी काम कर रहा है उसको इधर उधर जाना पड़ता है। तो वो ये सारा प्रोसेस बिल्कुल मेरे हिसाब से बहुत जल्दबाजी में किया गया है और इसमें कानूनी प्रॉब्लम है। जो लोग, जिनके वोटर 1 जनवरी 2003 के बाद जो वोटर बने थे, उन सब के नाम हट गए हैं। उनको अपने आप को नए सिरे से वोटर रजिस्टर करना पड़ेगा, तो क्यों ऐसा? सिटीजनशिप का सबूत दे के। क्वेश्चन इज क्यों ऐसा, मतलब आप, यानी इतने साल से उन्होंने जो 20 21 साल से वोट दिया, वोट। नहीं, उन्होंने उन्होंने क्यों ऐसा, जो उसका उन्होंने वजह बताई है। वजह यह है रैपिड अर्बनाइजेशन, फ्रीक्वेंट माइग्रेशन। माइग्रेशन के बारे में पता है इलेक्शन कमीशन को? रैपिड अर्बनाइजेशन, फ्रीक्वेंट माइग्रेशन, यंग सिटीजन्स बिकमिंग एलिजिबल टू वोट, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स एंड इंक्लूजन ऑफ नेम्स ऑफ फॉरेन नेशनल्स। ये 5 वजह हैं। अब ये वजहें मेरे ख्याल में तो पिछले 15 20 25 साल से चल रही हैं। ये अभी कोई 24 जून या 23 जून को तो ये नहीं हुआ शुरू। इससे पहले बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बड़ा अच्छा नाम है उसका, SIR, जो सर बिहार में आखिरी हुआ था वो 2003 में हुआ था। और ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि उसमें 2 साल लगे थे। तो 2003 से अर्बनाइजेशन नहीं हुआ, माइग्रेशन नहीं हुआ, कोई नौजवान नया वोटर नहीं बना, कोई मरा नहीं, कोई इलीगल आदमी जुड़ा नहीं। अब ये 24 जून को आके सब हुआ है। अच्छा, 24 जून को चिट्ठी इशू होती है बिहार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, और उसमें एक शेड्यूल बना हुआ है। उस शेड्यूल में टेबल है, उसका पहला जो एक्शन है वो 25 जून से शुरू हो जाता है। वोटर उनकी BLOs की ट्रेनिंग करना 25 जून से शुरू हो जाएगा, 24 को चिट्ठी गए है।
तो ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग मटेरियल बनाना पड़ता है, ट्रेनिंग के लिए कुछ साजो सामान की जरूरत पड़ती है भाई। अच्छा, वो इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करने हैं, उनके लिए प्रिंटर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कागज चाहिए। पता नहीं कितने 6-8 करोड़ हैं, वो कोई एक दो तो नहीं है। तो ये बड़ा अजीब कहानी मुझे लग रही है ये। कि मतलब ऑफ कोर्स ये सवाल तो बहुत उठा रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी में करना क्या रीजन है, और अगर एक स्टेट में हुआ है तो और भी स्टेट्स में हो सकते हैं फ्यूचर में, दैट्स देयर। बच्चा नहीं, एक, वो तो नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है हाँ, कि ये सब में होगा। ये तो नहीं है कि बाकी ये इस स्टेट्स तरह नहीं प्रिपेयर हो हो रहा है। जाए, बाकी के वोटर्स भी ये मैं प्रिपेयर। ये मैं वो मैंने अभी ये खोला है जो टेबल है, शेड्यूल। हाँ उस चिट्ठी में आइटम नंबर 7 है, जी। सर टू बी अंडरटेकन स्ट्रिक्टली विद इन द टाइम लाइन एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। यस उसका पहला आइटम है, ईआरओ टू प्रिंट प्री फिल्ड इन्यूमरेशन फॉर्म इन डुप्लीकेट for all existing electors to give to the respective BLOs. Number two, ERO to give training to BLOs about the revision exercise. ये 25 तारीख, 25 जून बुधवार से शुरू होकर 26 जून तक खत्म होना है। जी। 2 दिन में खत्म होना है। नहीं, 26 जून सैटरडे नहीं है, ये 26 शायद गलत लिखा है। सैटरडे को या कल, हाँ कल इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई थी कि 80,000 BLO ट्रेन कर दिए गए हैं। दैट्स तीन दिन रिमार्केबल अगर ये हो तीन गया। दिन में 3 दिन में 80,000 लोगों को ट्रेन करना तो भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जैसे दिल्ली में 3 दिन में या एक 24 घंटे में सारे कितने हजार पॉट होल भर दिए गए थे, ये तो उसी के बराबर है। वर्ल्ड। तो ये पूरा जो इनका कार्यक्रम जो शेड्यूल में लिखा है, ये इस कंप्लीटली, और ये अजीब बात है, लिख रहे हैं 25/6/25, 25/6/2025 के नीचे लिखा हुआ बुधवार। ठीक है, अब कर रहे हैं, क्या करें। और 26 के नीचे, अच्छा 26 जुलाई है वो, ठीक है, सॉरी, वो गलती नहीं है। हाँ। सर ये मेन क्वेश्चंस जो व्यूअर्स के आ रहे हैं वो कंसर्न वोटर्स यहाँ पर है, जो लास्ट में एन्यूमरेशन फॉर्म में जो डिक्लेरेशन वाला है उस पर थोड़ा आप अगर समझा सके दैट वुड बी वेरी गुड। कि मेन तो उनको ये दो चीज प्रूव करने के डॉक्यूमेंट्स देने, कि एक तो बर्थ प्लेस और डेट ऑफ बर्थ, डीओबी और डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, ये एक डॉक्यूमेंट अगर हो तो अच्छा है, नहीं तो दो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी प्रूव किया जा सकता है। तो मुद्दा ये कि देखिए, हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं कह रही हूँ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वो हम में से कई लोग मतलब वो तो रखते भी नहीं है संभाल कर, और होगा भी बहुत कम लोगों का। तो ऐसे सिनेरियो में और कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप ये दोनों प्रूव कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये दोनों शायद प्रूव ना करने पड़े, दोनों में से एक प्रूव करना पड़े, प्लेस या डेट। वो लिखा हुआ है एंड/और। अब उनमें से कौन सा लागू होगा ये कहना मुश्किल है। अगर कोई इलेक्टोरल ऑफिसर ये कहेगा कि जी ये तो एंड लिखा है तो आप दोनों दीजिए, अब बंदा उससे आर्ग्यू करेगा कि भाई और भी लिखा है, तो फिर मैं तो एक ही दूंगा। तो हाँ, मुझे ये नहीं समझता एंड/और लिखने की जरूरत क्या थी। अगर एक ही देना वेरी है, वैलिड पॉइंट। हाँ, ये अगर एक ही एंड, देना है तो और हाँ लिखना चाहिए था। हाँ एंड लिखने अगर की। एंड लिखा है तो फिर दो देने हैं, या आपकी मर्जी है, एक दे दो, दो दे दो। उसमें लेने वाले की भी मर्जी है कि वो एक मांगेगा कि दो मांगेगा। क्योंकि यही इससे सर इससे पता लगता है कि इसके बनाने में कितना दिमाग लगाया गया है। डेट ऑफ बर्थ सिर्फ देने से, सपोज करिए फॉर इंस्टेंस मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ है तो मैं मतलब वो डेट ऑफ बर्थ दे दिया, लेकिन अगर मेरा जन्म कहीं और हुआ है और नहीं कलकत्ता नहीं, में visit आपका करती जन्म कलकत्ता में हुआ है, हूँ, हाँ आपको इसका लिखित प्रूफ देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। आपके कहने से नहीं माना जाएगा। तो प्लेस ऑफ आप बर्थ तो देना ही कलकत्ते, होगा। लिखित प्रूफ चाहिए। हाँ तो प्लेस ऑफ बर्थ आप देना जू होगा आ- सर। आप झूमरी तलैया में पैदा हुए, हाँ तो आपको वहां से जो एक कागज लाना पड़ेगा, झूमरी तलैया में मैं पैदा हुआ था। तो सर वही है क्वेश्चन, ये कि पहले कि आप कैसे प्रूव करेंगे। पासपोर्ट एक है जो कि बहुत कम लोगों के पास होता है जिसमें दोनों चीजें मेंशन्ड होती हैं।
लेकिन ये जो नहीं, देखिए, डॉक्यूमेंट। मैंने जैसे कहा कि दोनों मेंशन करनी है कि एक मेंशन करना, ये भी क्लियर नहीं है, हम्म। क्योंकि एंड स्लैश और लिखा हुआ है। दूसरी बात, अगर एक भी करना है तो ये 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई है, जो लिखा है कि ये इंडिकेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। अब उसका भी क्या मतलब निकलेगा कि इसमें और जोड़े जाएंगे, कब जोड़े जाएंगे, क्या जोड़े जाएंगे, किसको पता है। फिर ये 11 डॉक्यूमेंट के नाम तो लिखे हैं, हम्म। लेकिन ये भी ऊपर लिखा है कि ये 11 में से आप कोई भी डॉक्यूमेंट दीजिए, उससे आपका डेट, जन्म की तारीख और या जन्म का स्थान या दोनों साबित होने चाहिए। अगर आपने इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट ले लिया, लेट अस से मैट्रिकुलेशन एजुकेशनल सर्टिफिकेट इशूड बाय ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड, काफी लोगों के पास होता है, उसमें अगर डेट ऑफ बर्थ है, उसमें प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होता है। हम्म। अगर कोई किसी यारों ने कहा जी मुझे तो दोनों चाहिए, तो वो आपके लिए बेकार हो गया। और फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट लोकल अथॉरिटीज, उसमें क्या लिखा है मैं नहीं जानता। वो नहीं, हर एक में आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय, वो मुझे आधार कार्ड मिला हुआ है, उसमें जन्म की तारीख तो है, जगह तो नहीं है। तो ये सारे 11 हैं, लेकिन इनमें नुक्ता यही है कि हर में प्लेस बर्थ और डेट ऑफ बर्थ साबित होनी चाहिए, वो सब में नहीं होती, पहली बात। और बहुत से लोग, मैं मेरा ये अंदाजा है कि बिहार में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा। और पहले, अब 70 साल से चला आया था कि आपने एक एफिडेविट दे दिया या लिख के स्टेटमेंट दिया कि आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया लिविंग हेयर, दैट वाज एनफ। वो बदल दिया गया है। उसके बदलने का अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन के पास है कि नहीं, इस पे भी सवाल है। इलेक्शन कमीशन में जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल में सेक्शन 21 और कंडक्ट ऑफ वो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स का सेक्शन 25, उनमें यह लिखा है कि इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर सकता है जब ये चाहे। तो उसका एक मतलब ये है कि टाइमिंग की ऑप्शन उसको है, लेकिन वो पूरा सिस्टम बदलने की ऑप्शन नहीं है उसको। ये तो इन्होंने, वो तो पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप, ये सिटीजनशिप एक्ट नहीं अप्लाई हो रहा, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट अप्लाई हो रहा। अच्छा, अब आइए वो डिक्लेरेशन पे। सर एक पहले वो क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूंगी जो एक व्यूअर ने पूछा, वो कि सीनियर सिटीजन्स क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 87 से पहले के बॉर्न तो उनको भी डॉक्यूमेंट्स देना है। अब सीनियर सिटीजन्स के पास तो सिवाय आधार कार्ड के और कुछ होगा भी नहीं। अब जो 60 70 एंड अबव है, वो बेचारे क्या डॉक्यूमेंट देंगे वो नहीं, 60 70 एंड अबव नहीं, 87 से पहले, हाँ, मतलब मैं जुलाई उसको 87। इंक्लूड कर रहे हैं ना सर, 60 नहीं, 70। 87 से कितने हुए, 13 साल वो, हम्म। और 25 साल ये, 38। सीनियर सिटीजन की बात छोड़िए, 38 या 39 से जितने अबव हैं, सबको सबको देना है। प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट फॉर सेल्फ फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एस्टैब्लिशिंग डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, डेट एंड और। तो 38 साल से ज्यादा के जितने लोग बिहार में हैं, जिनकी वोटर रजिस्ट्रेशन 2003 से पहले नहीं हुई थी, उन सबको नए सिरे से ही देना पड़ेगा। दूसरा लीगल पहलू यह है कि आप किसी का नाम वोटर लिस्ट से काटना चाहते हैं, या कोई कह रहा है जी इसका नाम काट दो, उसका एक सिस्टम है। फॉर्म 7 भर के देना होता है। आप फॉर्म 7 भर के दीजिए, फिर वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर को उस आदमी को नोटिस देना होता है कि भाई तुम्हारा नाम काटा जाएगा, तुम बताओ क्यों ना काटा जाए, शो कॉज वाई योर नेम शुड नॉट बी डिलीटेड। फिर उसकी सुनवाई होती है।
आदमी को अपॉर्चुनिटी मिलती है ये कहने की, अवसर मिलता है ये कहने का कि मेरा नाम क्यों ना काटा जाए, मैं तो यही रहता हूं। ये कानून है, ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में है, रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर रूल्स में है। अब ये जो 1 जनवरी 2003 के बाद जिनके वोट रजिस्टर हुए थे, वो सब के नाम कट गए। तो बिना ड्यू प्रोसेस, लीगली लेड डाउन प्रोसेस, आप लोगों के नाम काट ही नहीं सकते। इन्होंने तो एक ये नोटिस इशू किया और सबके नाम कट गए। तो टेक्निकली अगर उनमें 2003 से के बाद के 2003 के तो बाद से लेकर अभी तक पहली जनवरी 2003 के बाद सबका नाम जितने कट लोगों के वोट रजिस्टर हुए थे, अब वो इफेक्टिवली नाम कट गए हैं। ये लिखा है कि जिनके 1 जनवरी 2003 से पहले नाम रजिस्टर हुए थे, उनके लिए सिटीजनशिप की प्रिजम्पशन है। वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो सिटीजन हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि उसके बाद के जो हैं उनको प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा कि वो सिटीजन है, उनको साबित करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान बिहार में जिसका 2003 के बाद रजिस्टर हुआ था, वो कोर्ट में जाके कहे कि जी इन्होंने मेरा नाम काट दिया और नाम काटने वाला प्रोसेस फॉलो नहीं किया, तो ये क्या करेगी कोर्ट? हम्म। अब वो चैलेंज कर सकता है वोटर कोर्ट में जाकर कि ये तो प्रोसेस बिल्कुल ही कर नहीं सकता थी, है। हाँ, या और इलेक्शन। प्रोसेस कानून में लेट डाउन है। अच्छा, जहां इन्होंने अपने वो सर्कुलर में लिखा है, इन्होंने जो अथॉरिटी कोर्ट की है वो अथॉरिटी काम नहीं करती। इन्होंने कहा है कि वो मिल रहा अभी के सेक्शन 21 या कुछ ऐसे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, और आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को अख्तियार देता है जो मर्जी करने का, अगर उसके बारे में कानून नहीं है। ओह, इसके बारे में तो कानून है, दैट्स इंटरेस्टिंग। इसलिए वो, हाँ, वो 3 to 4 अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि कानून है। हाँ, डिलीशन का तो ऑलरेडी कानून है, सो ये अप्लाई नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। तो सर इसी पे कैसे करेगा? चैलेंज करना चाहिए कोर्ट में, तो फिर कोई भी कर सकता है। इसे भी कर सकता, कोर्ट पे चैलेंज तो कोई भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? तो आप ये वोटर चैलेंज कर सकता है कि भाई आपने मेरा नाम क्यों डिलीट किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस नोटिफिकेशन, प्लीज एक्सप्लेन, क्योंकि लॉ तो ये कहता है एज पर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। ये तो मतलब इस पहलू पे या तो इसी ने सोचा नहीं, लीगल एडवाइस नहीं लिया किसी से। ये क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं तो देख रहा हूँ जो लिखा हुआ है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। सर, इसमें ये ट्रांसपेरेंसी का भी मुद्दा आएगा क्या? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को तो वीकली ये इन्फॉर्म करेंगे, कह रहा है प्रेस नोट, बट इस पे क्या नहीं, वो ट्रांसपेरेंसी का प्रेस कुछ? नोट में बड़ी अच्छी एक बात लिखी हुई है, वो बहुत लोगों ने नोटिस नहीं की। प्रेस नोट के चौथे पैराग्राफ में मैंने ये अपने आर्टिकल में भी लिखा है। ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी, नहीं वो एक ही सेंटेंस में लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए हम्म। ये सारे फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे। हाँ, ये लिखा है उन्होंने। अगले सेंटेंस में लिखा है, दी फॉर्म विल बी एक्सेसिबल ओनली टू दी ऑथोराइज्ड ऑफिशियल्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो ये ट्रांसपेरेंसी का बड़ा अच्छा वो है कि हम अपलोड कर देंगे, ट्रांसपेरेंसी हो गई, लेकिन उसको देख नहीं कोई पाएगा। ये मुझे पढ़ के बड़ा मजा आया था, मैंने इसके बारे में लिखा है। कहाँ गया? एनीवे, वो है। निकाल हाँ, देते। ये रहा, हाँ चौथे पैराग्राफ में है। जी। Now, to ensure complete transparency, हम्म। it would be necessary that the documents on the basis of which such satisfaction of the ERO is arrived at हम्म। are also uploaded in ECI net, as the current level of technology enables so, कि हम इसको लोड करेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें ये
क्षमता देती है। अगला सेंटेंस, हाउएवर these documents shall be accessible to authorized election officials only in keeping with privacy issues। तो अगर वो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को कोई पब्लिक देख नहीं सकती तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ हुई? ये तो इसको पढ़कर मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड की याद आ गई कि we will make electoral funding transparent. However, the bonds will be in the nature of bearer bonds. The identity of the donor will be anonymous. तो अनोनिमिटी और ट्रांसपेरेंसी का एक ही मतलब है, और हमने अपलोड कर दिए हैं लेकिन आप देख नहीं सकते, लेकिन ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी की नई नई डेफिनेशन निकल रही हैं आजकल। ये खाली अपलोड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कर सकते हैं, नहीं तो शायद वो भी नहीं करते। तो सर नहीं नहीं, टेक्निकल। अपलोड करने का मतलब क्या है अगर कोई देख नहीं सकता? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, तो इस पर ये अब पॉलिटिकल पार्टीज का भी क्वेश्चंस उठ रहा है कि उनके साथ भी कम्युनिकेशन, उसका क्या मतलब है? विल इट मेक एनी डिफरेंस? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, मैं ना ही कहूं तो अच्छा है। नहीं सर, आप कहिए, अच्छा लगता है आप जब नहीं कहते नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को जो करना चाहिए वो नहीं करते ना। हैं। क्या करना चाहिए सर इस सिनेरियो में? क्या होना चाहिए? देखिए मुद्दा बहुत सीरियस है, हम सबको पता है क्या प्रॉब्लम है सिविल देखिए, सोसाइटी को। पॉलिटिकल पार्टियों ने, जो मैंने सुना है और पढ़ा है, वो कह रहे हैं हम सारे मिलके इलेक्शन कमीशन से मिलने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तो ये किया ही है। इलेक्शन कमीशन से वो पहले भी कई दफा मिल चुके हैं, चिट्ठियां लिखते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन चिट्ठियों के जवाब नहीं देता है। इलेक्शन कमीशन उनको मिलने का टाइम नहीं देता है। तो इलेक्शन कमीशन के पास ही जाएंगे। जिसने ये किया है उसी के पास जाके वो क्या करे? उसको तो उनकी सारी जितनी अ, इच्छा या समझ है वो सारी इसमें रिफ्लेक्टेड है। आप ये डॉक्यूमेंट लीजिए और इस पे काम करिए। क्या करना चाहिए सर पॉलिटिकल एग्जैक्टली? पार्टी, देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी होती, पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? मोबिलाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। हम्म। अब पब्लिक ओपिनियन यूट्यूब डिस्कशन में और चैनल डिस्कशन में जाके नहीं होता है, पब्लिक ओपिनियन सड़क पे जाके होता है। पॉलिटिकल पार्टियों को इस चीज को लेके जनता को जागरूक करना चाहिए। वो तो नहीं करेंगे। वो जाएंगे इलेक्शन कमीशन से मिलने और वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इलेक्शन कमीशन के बाहर निकल के कि हमने ये कह दिया इलेक्शन कमीशन को। वो कह दिया, बात खत्म हो गई। सर कोर्ट में जाना चाहिए उन्हें? बिल्कुल जाना चाहिए मेरे ख्याल में। अगर वो कोर्ट में जाना चाहेंगे तब इलेक्शन इलेक्टोरल बॉन्ड पे कितनी पॉलिटिकल पार्टी कोर्ट में गई थी? एब्सोल्युटली यू राइट। एक गई थी, सीपीएम। राइट। तो पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, दे आर, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, इसलिए मैं कह रहा था कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि अच्छा नहीं लगता। हम्म। पॉलिटिकल पार्टियां एक डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के लिए जरूरी हैं, उनके बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इंडिया में है, वो नहीं चल सकती पॉलिटिकल पार्टियों के बिना। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां अपना काम करें तब ना। करेक्ट सर, करेक्ट। सर आई थिंक दिस शुड बी द लास्ट नोट कि पॉलिटिकल पार्टी शुड बिहेव एंड वर्क ऑन दिस इशू, कोर्ट में जाए ताकि कुछ कॉन्क्रीट निकल सके, स्टे हो सके, क्योंकि ये बहुत ही Not only on this issue, they need to work on many issues. स्टेप बाय स्टेप मैं कहूँ तो ये तो बहुत ही अर्जेंट इशू है, अगर इस पे और टाइम ना। इसके पहले भी बहुत इश्यूज हो चुके हैं, ये कोई नया थोड़ी है यार। मैं 25 साल से ये इश्यूज देख रहा हूँ। करेक्ट सर, करेक्ट। इश्यूज आते हैं, इश्यूज जाते हैं, कुछ नहीं होता, वैसे ही चल रहा है। राइट। क्रिमिनल लोग जो पार्लियामेंट में क्रिमिनल केसेस वाले बैठे हैं वो 25% थे 2004 में, अब 48% हैं। पॉलिटिकल पार्टियों ने उनको टिकट देना बंद तो नहीं किया। कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। तो पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्टोरल रिफॉर्म करना नहीं चाहती हैं। इस चक्कर में वो कहती है जब हमारा नंबर आएगा हमें भी फायदा होगा। ठीक करेक्ट। है। सर ऑन दिस नोट आई विल एंड एंड आई होप कि कोई कोर्ट का दरवाजा एटलीस्ट इस मैटर पे खटखटाए ताकि बिहार इलेक्शंस जो अभी आने वाले हैं वो सही तरीके से हो सके और वोटर्स अपना
राइट्स एक्सरसाइज कर सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी सर। थैंक यू सो मच। आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सर, थैंक यू।